Hello everyone, welcome to our academy, and today we will continue from where we left. So first question that we have for today is education as an instrument of social change. So this is the fourth unit, I think. So education as an instrument of social change. तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि दैट सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो हमारी सोसाइटी को डायरेक्टली चेंज नहीं करते। वो डायरेक्टली क्यों नहीं चेंज करते? हमारे बच्चों को हम जो भी वैल्यू सिखाएंगे, जो भी स्किल सिखाएंगे, जो भी उनके ब्रेन में फीड करेंगे, वो वैसे ही इंडिविजुअल बनेंगे। अगर हम उनको हेट सिखाएंगे तो वो हेट सीखेंगे, अगर हम उनको लव सिखाएंगे तो वो लव सीखेंगे, एंड दिस बिहेवियर विल बी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर दैट दे हैव टुवर्ड्स अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज नॉट हेटेड ओनली, देन उसका बिहेवियर भी दुख भरा, हेटरेट भरा, ऐसा गाली गलौज करने वाला वैसा ही होगा। लेकिन हम अगर किसी बच्चे को प्यार सिखाएंगे तो वो अपने आसपास के लोगों के अंदर जो भी देखेगा वो अच्छा चीज़ देखेगा, लोगों को प्यार से बात करेगा, काम बनेगा, कंपोस्ट बनेगा। सो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये हमको पता चलता है कि दैट हमारी सोसाइटी में जब बच्चा जाता है तो वो कैसा अपने आप जो भी सीखा है उसने कैसे बिहेव वो करता है, उस चीज़ के ऊपर बहुत ही मैटर करता है। सो ये जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, ट्यूशन है, जो भी है, वो सोसाइटी को डायरेक्टली चेंज नहीं करते। वो क्या करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल बनाएंगे जिनका काम है कि वो सोसाइटी में जाएं और अपना कंट्रीब्यूशन दे। इफ़ दे आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, हमने इसको अच्छे से एजुकेट किया है, तो ये बच्चा पढ़ा लिखा है एंड इसकी एजुकेशन की कोई वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अबव ऑल एजुकेशन सिर्फ डिग्रियों से नहीं होता, एक अच्छा इंसान बनने से होता है। तो अगर एक बच्चा अच्छा इंसान बन पाया तो ही हम बोल सकते हैं कि दैट हाँ, हम उसको पढ़ाने में कामयाब रहे। तो education occupies a uniquely powerful position as both a product of social change and an active agent driving it. So this line is very important. Education का इसमें एक बहुत बड़ा पोजीशन रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज है। प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज हाउ? हमारे सोसाइटी में पहले सारे बच्चे नहीं पढ़ते थे। आरटी एक्ट से पहले भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। मतलब पेरेंट्स क्या करते थे, उनके बच्चों को शादी करा देते थे, एंड द गर्ल्स यूज टू बी मैरिड ऑफ ऐसे, एंड बॉयज यूज टू बी एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर। उनको पढ़ाते नहीं थे, फिजिकल लेबर में उनको ढकेल देते थे। तो हमारा ये जो एजुकेशन है वो पॉसिबल हो पाया। आज हम जो भी रेट में देखते हैं लोगों का एजुकेशन प्राप्त होने का जो उनको मिलता है चांस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल चेंज। अगर हमारी सोसाइटी चेंज नहीं होती तो लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता। बहुत सारे रिजर्व क्लास के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो चेंजेस हमारे इकोनॉमी में, सॉरी, जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुई कि सारी कास्ट के बच्चों को पढ़ने देना होगा और वेमेन को भी पढ़ने देना होगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स रखी जाएगी, ये जो सारी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आई, यही पॉसिबल कर पाई कि हमारे बच्चे एजुकेशन उनको प्राप्त होता है या नहीं। तो और क्या चीज़ है, ये लोगों में क्यों आया? Why did this thing come into the mind of people? Because they themselves were educated. All the social reformers who forced, who pushed for education of women, education of children, education of widows, education of people from reserved class, ये कहाँ से आया? ये उनके एजुकेशन से आया। एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल। तो बहुत सारे दलित लोग इंडिया में एजुकेटेड आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पढ़ने का मौका कभी मिला ही नहीं। उनको सिस्टमैटिकली, हिस्टोरिकली हर चीज़ से दूर रखा गया। उनको बार बार बोला गया कि तुम गरीब हो, तुम नीची जाति के हो, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यही बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के उनको नीचे रखा गया, उनको ऑप्रेस किया गया। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था, इसी सिस्टम को फाइट करके वो आगे बढ़े, उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की और उन्होंने आज देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा है, हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो उन्हीं के गाइडेंस के अंडर बना है। राइट? सो हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कैसे एडवोकेट कर पाई? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया है उन्होंने, वो कैसे दे पाए हमको? क्योंकि उन्होंने खुद एजुकेशन प्राप्त किया। अगर वो एजुकेटेड ना होते, अगर उनको वही फेट देखना पड़ता जो बाकी उनके कम्युनिटी के लोगों को देखना पड़ा था, तो आज शायद इतना बड़ा चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ होता। आप इमेजिन करिए कि स्विट्जरलैंड में वेमेन को एजुकेशन, सॉरी, वेमेन को वोट देने का अधिकार मिला 1971 में, बट इंडिया गॉट द वोट, Indian women got the right to vote right away when the country was independent in 1947. So that is a very big deal. क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने बाद में वुमेन को राइट टू वोट दिया, लेकिन हमारा पहले ही मिला। क्यों मिला था? क्योंकि जो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो कुछ सोच के तो बना रहे थे, वो एजुकेटेड थे, इसीलिए उनको पता था कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और हमको आगे उसी को बढ़ाना है। सो इसीलिए हमारा सोसाइटी चेंज हुआ, इसीलिए लोगों को एजुकेशन मिला, और एजुकेशन मिला इसीलिए सोसाइटी चेंज हो रहा है। बोथ ऑफ देम आर, लाइक
रिलेटेड। तो सोशियोलॉजिस्ट ने ना बहुत सारे समय से ये मतलब चीज़ को डिबेट किया है। तो इमाइल दुर्खैम जो है वो क्या इमेजिन करते हैं, वो बोलते हैं कि दैट हमारा जो कंजर्वेट एजुकेशन प्राइमरीली एज अ कंजर्वेटिव फोर्स इंश्योरिंग सोशल कंटिन्यूटी थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्ड वैल्यू। तो हमारा क्या है, जो वैल्यू शेयर्ड है हमारी कम्युनिटी में, फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ कल्चर इफ वी टॉक अबाउट, हमारी जो कम्युनिटी में स्टोरीज है, हमारा जो रिचुअल है भगवान के प्रति, जो जो भी चीज़ है, ये हमसे हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएगी, हमारे थ्रू। तो वो एजुकेशन है। इमाइल दुर्खैम बोलते हैं कि दैट हमारा जो वैल्यू होता है, ट्रेडिशनल वैल्यू, वो जब हम एक दो जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर एजुकेशन। लेकिन लेटर थियरिस्ट जो थे कार्ल मेनहेम, वो लोग क्या बोलते हैं कि दैट एजुकेशन कुड बी कॉन्शियसली मोबिलाइज्ड एज अ डेलिबरेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन। तो वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन कुड बी कॉन्शियसली मोबिलाइज्ड एज अ डेलिबरेट इंस्ट्रूमेंट। तो कॉन्शियसली मोबिलाइज्ड का मतलब क्या है, मोबिलाइज का मतलब होता है चेंजेस। तो उसमें कॉन्शियस चेंजेस जब आता है, किससे, अपने खुद के प्रयास से, तब क्या होता है, हमारा सोसाइटी रिकंस्ट्रक्ट होता है। जैसे कि अगर बी आर अम्बेडकर जी को किसी ने बोला होगा कि तुम महार कास्ट के हो, तुमको कोई भी राइट्स नहीं है एजुकेशन का, यू थिंक नोबडी टोल्ड हिम, एवरीवन टोल्ड हिम ही डिड नॉट डिजर्व टू स्टडी एट अ प्लेस। उनको कोई भी हक नहीं था कि वो जाके बाहर पढ़े कुछ करे। बहुत लोगों ने उनको बोला होगा, बहुत लोगों ने, बट स्टिल व्हाट डिड ही डू, उन्होंने अपना नॉलेज का परसूट नहीं छोड़ा, उन्होंने कामयाब होना नहीं छोड़ा, उन्होंने लैंग्वेजेस सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने रिसर्च करना नहीं छोड़ा, उन्होंने वो सब किया, विच इज़ वाई ही कुड कंस्ट्रक्ट द सोसाइटी। आज जो हम सोसाइटी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अगर आज स्टेबल है कुछ हद तक, तो उन्हीं की देन है। In the post-independence India, the instrumental view has been explicit. Education was seen as essential to dismantling caste hierarchy. जैसे मैंने बोला, एजुकेशन से हमारा कास्ट हायरार्की रीइंफोर्स करने का आइडिया नहीं है, हमको कास्ट हटाना है, कास्टिज्म हटाना है, कास्ट सिस्टम हटाना है। ऑल फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म शुड बी अबॉलिश्ड। प्रमोट जेंडर इक्विटी, प्रमोट जेंडर इक्विटी मतलब हमारा जो लोगों को जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, वुमेन को जो जेंडर के बेसिस पे हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, वो हटा के हम उनको अलाउ करें आगे बढ़ने के लिए। बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिकली माइंडेड सिटीजनरी, ऑब्वियसली दिस आंसर critically examines how education functions as an instrument of social change। उसके डायमेंशन और सारे लिमिटेशन और जो भी है वो सब देखेंगे। तो सोशल चेंज का मतलब क्या है, तो सोशल चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट ऑल्टरकेशंस ओवर टाइम इन सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, बिहेवियर पैटर्न, कल्चरल वैल्यू विद इन अ सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आते हैं ओवर द पीरियड, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, एक टाइम पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिस वाज टेकन वेरी सीरियसली, आज वो बहुत हद तक घटा है। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब है ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, वो ये सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे कि अगर उनका छाँव भी आ जाएगा, लाइक यू नो कास्ट जो लोग हैं, लो अब रिजर्व्ड कास्ट के लोग हैं, उनका अगर छाँव भी पड़ जाएगा तो सारा चीज़ें अपवित्र हो जाएगा, राइट। सो दीज थिंग्स चेंज्ड ओवर टाइम। बिहेवियर पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स क्या, बिहेवियर पैटर्न्स कैन बी रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपने घर में भी देखते हो ना, बहुत सारे सुपरस्टिशंस होता है कि शनिवार को नाखून नहीं काटते, फिर हमारा लड़कियां घर से बाहर ऐसे खुला मतलब चोटी करके जाएंगी तो चुड़ैल लग जाती है। दीज थिंग्स, दीज बिहेवियर पैटर्न्स। फिर कल्चरल वैल्यूज विद इन अ सोसाइटी, तो हमारे सोशल चेंज का मतलब क्या है, धीरे धीरे हम इन सुपरस्टिशंस को पीछे छोड़ के आए, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम को पीछे छोड़ के आए, धीरे धीरे हम हमारे दिमाग से ये मेंटालिटी निकाल रहे हैं कि लड़का होगा पैदा तो मोक्ष मिलेगा, अगर लड़की होगी तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये थिंकिंग भी हमारे डे टू डे लाइफ में चेंज हो रही है। तो हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो ये है क्या, सोशल चेंज। तो वो बहुत ही समय लेता है होने के लिए, या फिर धड़ करके होता है। ग्रेजुअल यानी एवोल्यूशनरी, यानी ये जो चाइल्ड रीमैरिज, सॉरी व्हाट सॉरी नहीं नहीं विडो रीमैरिज, फिर चाइल्ड मैरिज को जो रोका गया, ये सारा चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअल चेंजेस था। लेकिन आप जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद जो चेंजेस, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो ब्रिटिशर्स उसी दिन ही चले जाते, राइट। तो ये क्या था, रीच फॉर अ सडन चेंज, एक सडन चेंज करने की उनकी इच्छा थी। लेकिन हमारा प्रोसेस ऑफ फ्रीडम ग्रेजुअल हो गया, बहुत समय लग गया उसमें। तो वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस क्या होता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आप ले सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज। उनके सोसाइटी में क्या था, उनके सोसाइटी में क्लर्जी लोगों को बहुत ज़्यादा पावर दे रखे थे, और जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, वो दोनों मिलकर थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर टॉर्चर करते थे, उनको बहुत ही कष्ट देते थे। तो उन लोगों ने एक साथ रिवोल्यूशन किया, और ऑल ऑफ अ सडन दैट हैज़ टू चेंज, वो पूरा चेंज हुआ, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, फिर वो चेंज रैपिड हुआ।
या फिर मे ऑकर इन सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और बिलीफ सिस्टम। सोशल रिलेशनशिप कैसे? तो हमारी जो रिलेशनशिप्स थी, मतलब जैसे कि औरतें घर पे खाना बनाएंगी, अपने बच्चे को संभालेंगी और घर का जो काम है वही करेंगी, और मर्द हैं बाहर जाके जॉब करेंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है, आज दोनों ही घर पे हेल्प करते हैं एंड दोनों ही बाहर जाके काम करते हैं। इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, रिच लोगों के पास, रिच यानी पीपल हु आर फ्रॉम हायर कास्ट, अपर कास्ट, ब्राह्मण, लाइक वैश्यस, द मर्चेंट क्लास, दे यूज्ड टू बी वेरी रिच, वो बहुत पैसे वाले थे। लेकिन आज गिवन द सर्कमस्टांसेस, एक सोशल क्लास, एक रिजर्व्ड क्लास का बच्चा और रिजर्व क्लास का इंसान भी रिच हो सकता है। दिस इज इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, यानी पैसे का जो पैसा जाता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में नहीं है। लेकिन आज भी इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि आज भी कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, और रिच लोग रिचर होते होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है? हमारा देश में लिखा है ना कि द प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है? हमको हेल्प करना है, जो लोग गरीब हैं हमको उनको हेल्प करना है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी तुम्हारा जो गवर्नमेंट है वो किस चीज़ पे बिलीव करता है? हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, हमारा गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करता है, हमारा गवर्नमेंट सोशलिज्म के ऊपर बिलीव करता है। ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। किसी और का कुछ और है। लाइक फॉर एग्जांपल द कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, उनका क्या है? डिक्टेटरशिप है। तो दैट इज देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर विच इज इन्फ्लुएंसिंग देयर सोसाइटी। उनके सोसाइटी में सोशल चेंज जो भी होगा वो उसी के तहत होगा। हमारा एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से बहुत डिफर करेगा। और फिर नेक्स्ट क्या है? बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि दैट हमारी जो, अब मैंने बोला अभी सुपरस्टिशन के रिलेटेड, तो हमारी जो सोचने की ये जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के कारण है। हमारी सोसाइटी उसको अफेक्ट करती है। अगर हम अच्छी चिंता कर पा रहे हैं, अब अगर हम सुपरस्टिशंस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर हम अच्छी चीज़ों पे ही बिलीव कर रहे हैं, सही चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं, सो इट इज़ अ गुड थिंग एंड दैट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय आवर एजुकेशन ओनली। नहीं तो हम साइंटिफिक थिंकिंग अगर नहीं होता तो हम आज भी वही चीज़ पर बिलीव करते कि अगर सैटरडे आप नाक काटोगे तो नाक नहीं काटोगे, हाथ 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 क्यों काटोगे? अरे यार, अगर आप नाखून काटोगे तो कुछ नहीं होगा। यू विल बी श्योर ऑफ दैट, बिकॉज क्या ही होगा नाखून काटने से? Education's relationship to social change is bidirectional. It both reflects existing social condition and actively works to reshape them. सही बात है, इसका बाई डायरेक्शनल फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में जो लोग बहुत ही दुख में हैं, पीड़ा में हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है करेंटली सोसाइटी में, वो क्यों है? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करते थे, जो जिस तरह का एजुकेशन वो डिजर्व करते थे, उनको वो एजुकेशन कभी मिल ही नहीं पाया। इसीलिए हमारे करंट सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ को, कि अगर उनको एजुकेशन मिला होता तो शायद उनकी ज़िंदगी आज कुछ अलग होती। तो आज उनका सोशल कंडीशन खराब है क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिला। या फिर अगर सोशल कंडीशन अच्छा है तो वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि वो पढ़ लिख के जॉब कर पाए और उनको एक अच्छा पोजीशन मिल पाया। एंड एक्टिवली वर्क्स टू रीशेप देम। अगर खराब है तो हमको देखना पड़ेगा कि दैट वो जो लोग को इनएक्सेसिबल है एजुकेशन, एक्सेसिबल कैसे हो पाए और उनकी लाइफ भी कैसे चेंज हो। How education functions as an instrument of social change. आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारा एटीट्यूड चेंज करता है कौन? हमारा एजुकेशन। तो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रेजुडिसेस है, सुपरस्टिशंस है, वो चीज़ें हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्या है? स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। अगर कोई बच्चा इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली और उसको स्किल एक्वायर करना है, तो वो स्किल वो एक्वायर करेगा अगर एक्सेस हो तो उसको। और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको स्किल सिखाएं, डज नॉट मैटर इफ दे आर रिच और पुअर। तो अगर एक बच्चा सीख गया, लेट्स से कोडिंग सीख गया या फिर वेब डिज़ाइन सीख गया, तो वो अच्छा कमा के अपनी फैमिली का पेट भर सकता है। तो उसकी सोशल मोबिलिटी होगी। सोशल मोबिलिटी यानी वो रिचर क्लास की तरफ वो आगे जाएगा, इफ नॉट रिच देन कंफर्टेबल अपर क्लास की तरफ वो थोड़ा मूव करेगा, मतलब अपर मिडिल क्लास वो कहलाएगा। लेकिन उनकी कंडीशन, उनका लाइफ, उनका लिविंग वो सब बेटर होगा अभी। जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जैसे लेट्स से आप बोल सकते हो बेसिक हेल्थ केयर हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो वो जो चीज़ें पहले इनएक्सेसिबल थी उन फैमिलीज़ को अब मिल पाएंगी, उनके फैमिलीज़ को मिलेंगी, उनके बच्चों को भी एजुकेशन का मौका मिलेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, तो हमको हमको ये करना ही करना है। तो हमारा जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो सारी चीज़ें हमको बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि ये सब गवर्नमेंट के
तरफ से ही आर्टिकल 15 के अंडर ही ऑल ऑफ दिस इज प्रोहिबिटेड। आप नहीं कर सकते। बच्चों को ये चीज़ हमको सिखाना पड़ेगा और उनको इक्वालिटी, जस्टिस, लोगों का राइट्स, ये सब हमको सिखाना पड़ेगा ताकि वो जाके आगे बड़े होकर कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड कास्ट से मतलब बिलोंग करते हैं उनको क्लास में मार्जिनलाइज नहीं करना है। उनको हमारे क्लास में एक्टिविटीज़ में जितना हम इन्वॉल्व कर सकते हैं हमको वो करना है। हमारे जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं अगर वो जाके दे लाइक लेट्स से ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अगर कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे बच्चे फील्ड ट्रिप में जाएं अपने नियर बाय स्लम एरियाज में और समथिंग लाइक दैट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर टीचर्स, अगर वो कुछ पीयर लर्निंग करे तो उसमें बहुत ही प्रॉफिट होता है, राइट। एक्चुअली दिस वाज आल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ दिस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली एक्सपेरिमेंट में कि एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिमोट विलेज में एक कंप्यूटर लगा दिया, जब वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट डाल दिया। तो बच्चे वहाँ पे देख देख के दे दे उन बच्चों को इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है। तो वहाँ पे लेकिन वो जो सारा मटेरियल उस कंप्यूटर में था, फीड हुआ था, वो सब वाज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन इंग्लिश ओनली, वो इंग्लिश में ही था। बच्चों ने उस चीज़ को देख देख के उसको यूज़ कर करके दे टॉट देमसेल्व्स, वो टॉपिक उन्होंने खुद को पढ़ा, मतलब खुद पढ़ाया और अपने दोस्तों को भी सिखाया विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनीबडी एल्स। दे कुड स्कोर 30-40 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सोचो कि दैट अगर इतना पीयर लर्निंग से, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, अम, कि बच्चों को अगर आप थोड़ा हेल्प दो, रिसोर्सेज दो, तो वो अपने आप से बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चों को ये रिसोर्सेज कभी मिल ही नहीं पाते। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको ये दें। फॉस्टरिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, तो ड्राइंग ऑन पॉलो फ्रेरे's कॉन्सेप्ट ऑफ अरे क्या यार, conscientization conscientization education can help learners critically analyze and question oppressive social structures rather than passively accept them। अगर बच्चे को हम देंगे क्या, एजुकेशन, और उसके साथ हम उसको प्रश्न पूछने का भी अधिकार देते हैं। अगर उसके साथ कोई चीज़ खराब होती है तो वो वहाँ पे बस सुन के हाँ हाँ करके नहीं चला आएगा, वो उसको पूछेगा, उसका प्रश्न पूछेगा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। Visible when adult literacy programs incorporate discussions of local labor rights along with basic reading instruction। तो वही बात है ना, डिबेट से आपको पता चलेगा कि वो बच्चा कितना अक्वायर कर रहा है, उसका नॉलेज कितना हो रहा है। अगर कोई बच्चे के साथ पानी पीने नहीं दिया जा रहा, स्कूल में अच्छा पानी नहीं आ रहा, तो वो बच्चा खुद को अकॉस्टम करने की पहले कोशिश है, चलो पानी नहीं आता, कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि पानी उनका बेसिक राइट है। एंड वो जाके जब प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे कि मैडम हमको पानी चाहिए, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता, ये प्रश्न उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि उनको पता चला ना, ये नॉलेज उनको आया उनके दिमाग में कि नहीं, हाँ ये हमारा एक राइट है और हम ये डिजर्व करते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस इज़ अ बेसिक थिंग दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। तो ये एजुकेशन के तहत ही पॉसिबल है। तो हमारा कौन से टाइप का चेंजेस पॉसिबल है एजुकेशन से, स्ट्रक्चरल चेंजेस। ऑब्वियसली हमारा जो ये कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन जो होती है कास्ट के तहत, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। फिर एटीट्यूड क्या चेंज होगा, हमारा सोसाइटी मोर एक्सेप्टिंग हो जाएगा ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस अमंग एजुकेटेड यूथ, यानी हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारी जनरेशन कास्ट बेस्ड मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज को दे वोंट लाइक, हाँ दे आर हैप्पी, दे आर ओके, बस ऑल सॉर्ट ठीक है। इसमें कोई बिलीफ और वैल्यूज ऐसा कि आई हर्ड दिस थिंग, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि अगर कोई ब्राह्मण लड़की किसी लोअर कास्ट के बंदे से शादी करती है तो उसकी डेथ हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट। These are the ideologies that education aims to change। एजुकेशन लोगों को दिखाएगा कि ये सिर्फ एक फेक धारणा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल चेंजेस। ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाएं तो ये उनके बिहेवियर में भी चेंजेस करेगा। जैसे कि हाइजीन एंड सैनिटेशन, बच्चे ना क्या करते हैं, कुछ भी कहीं भी फेंक देते हैं, फिर उसका बहुत ही गंदा स्मेल आता है, या फिर दे फॉरगेट टू यू नो मेंटेन बेसिक हाइजीन। अगर हम बच्चों को सिखाएं कि दैट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये करना है, तो धीरे धीरे वो करेंगे भी, राइट। और बिहेवियरल चेंजेस हर चीज़ से लेके होती है, एवरीडे प्रैक्टिसेस कुड बी एनीथिंग। बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ देखते हैं वो डायरेक्टली इमिटेट कर देते हैं, वो ना क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन एजुकेशन जब करेंगे तो वो क्वेश्चन करना सीखेंगे, एंड एट द सेम टाइम एजुकेशन उनका बिहेवियर शेप करेगा। जब उनको पता चलेगा कि अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो तो बड़े तरह तरह की बीमारी आपको हो सकती है, तो उस चीज़ से क्या होगा कि वो बच्चा सोचेगा नहीं नहीं, हमको सैनिटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर क्या होता है, इकोनॉमिक चेंज। तो सही बात है, जब हम ऑक्यूपेशनल पैटर्न
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम सबको दें यानी जो लोग डिज़र्व करते हैं, लाइक रिजर्व कास्ट के हो या फिर नॉम मतलब जनरल कास्ट के हो, सारे बच्चों को जब हम इक्वल एजुकेशन देंगे तो इकोनॉमिक चेंज करने का एक अच्छा वाला टाइम मिलेगा उनको, अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू ड्राइव टू मतलब एजुकेशनल चेंज करने का उनको एक मौका मिलेगा, राइट। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको वो करने दें, वो होने दें। लाइक अभी मैं रिसेंटली आई वाज स्टडिंग डिस्पाइट रिजर्वेशन आईआईटी, आईआईटी विच आईआईटी, IIT Kharagpur, I guess. I'm not sure, but some IIT, they do not have any SC ST professor, any from the reserved caste. Why is that? That is the question that we are supposed to ask. फिर क्या है, डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन। डायमेंशन क्या क्या चेंज होता है? पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, जेंडर डायमेंशन। दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स, वंस यू रीड इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। शॉर्टली बता देती हूँ। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या होता है कि दैट एक ऐसा सिटीजन हमको बनाना है जिसको पता है कि हमको वोट किस चीज़ पर देना है, एक्चुअल इंसान की राइट क्या होती है, और फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है कि दैट हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा हमारे वर्कफोर्स को, और वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन ऐड करना पड़ेगा, आईटी प्रोग्राम्स के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ेंगी। कल्चरल डायमेंशन क्या है, जो हमारा चैलेंजेस है हमारी सोसाइटी में, हम लोग जो देखते हैं चैलेंजेस लाइक हाउ डू आई से, ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, कास्ट बेस्ड वायलेंस हो गया, ये सारी चेंजेस बहुत ही रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी चेंजेस भी धीरे धीरे होंगी if we are able to change this culture that we have of violence through education. Next क्या है, gender dimension. What is gender dimension? जी जो इवेंट है जेंडर इक्विटी का, यानी जो लोग नहीं पढ़ पाए थे, जो जिनकी बहुत ही कम उम्र में शादी करा दी गई थी, या फिर उनका एजुकेशन बीच में रोक दिया गया था ज़बरदस्ती, तो इन बच्चों को आगे पढ़ने का बहुत हक है, और हमको क्या करना है, ये डिस्पैरिटी रोकनी है। वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द गर्ल्स फ्रॉम एन एरिया आर एबल टू कम टू द स्कूल, सेफली पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, उनका पढ़ना बहुत ही रिक्वायर्ड है। लिमिटेशन क्या है, तो डिस्पाइट इसका ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, इन एजुकेशन का क्या रोल है, लिमिटेशन बहुत ही है। तो क्या है, सोशियोलॉजिस्ट पेयर बॉर्डर्स concept of cultural capital suggests that school can just easily produce existing inequalities as challenge them. Some children from privileged background often navigate formal education more successfully, potentially widening rather than narrowing social gap. ये एक बहुत सही चीज़ है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि दैट कल्चरल कैपिटल क्या होता है। तो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनइक्वलिटी को घटाए, लेकिन स्कूल क्या करता है, वो कभी कभी जो ये जो इनइक्वालिटी है ये इसको बढ़ा देता है। कैसे, एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर कोई बच्चा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, उनके घर में माँ बाप है जो फाइनेंस कर सकते हैं उसको, प्राइवेट एजुकेशन दे सकते हैं, या फिर उसको दे सकते हैं ट्यूशन्स दे सकते हैं, और उसको ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हैं, उसको फ़ोन दे सकते हैं, अच्छी अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद एजुकेटेड हैं तो उसको हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चा अच्छे से पढ़ पाता होगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके घर में कोई नहीं पढ़ पाता, उनके मम्मी पापा के पास रिसोर्सेज देने का पैसा नहीं है, तो वो बच्चे को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो बच्चा जो भी करे, कुछ भी करे, एज उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, वो थोड़ा सा ही विल फॉल शॉर्ट ऑफ द अदर चाइल्ड जिसके पास सारे रिसोर्सेज थे। तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेरिट भी आपका प्रिविलेज से आता है। हम बोलते हैं ना लोगों को मेरिट के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती आजकल, तो वो मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी मेरिट भी प्रिविलेज से आती है। अगर मैं अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर पाई, अगर मैं अच्छी जगह से पढ़ाई कर पाई, तो ऑब्वियसली आई गॉट दैट बिकॉज वो जो मेरी काबिलियत है वो मुझे मेरे प्रिविलेज से ही मिली। शायद दूसरा बच्चा जिसके पास ये सब रिसोर्सेज नहीं था, अगर मैं उसको देती तो शायद वो भी अच्छा कर पाता, राइट। तो टीचर्स क्या करते हैं, इस गैप को बढ़ा देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि है तो कि मतलब तुम कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है छोटा बच्चा, ये ऐसे करके उनको कास्टिस्ट स्लर बुलाते हैं, या फिर उसको लड़की होने के कारण उसको टॉन्ट मार देते हैं, या फिर उनको पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेट करते, पॉवर्टी के कारण टॉन्ट मार दिया या फिर डिस्क्रिमिनेट कर दिया, राइट। तो जो बच्चे ने, जो लड़की है जो अभी लाइक रिसेंटली उसका लाइक क्लास 8 9 10 खत्म हुआ है, लेट्स से, उसको जबरदस्ती मैरिज में फोर्स कर सकते हैं, ले राइट। उसका एजुकेशन उसको मिला, वो आगे शायद पढ़ पाती, लेकिन उसको फिर भी क्या किया उन्होंने, जबरदस्ती शादी में फोर्स किया। तो एजुकेशन क्या करता है, कंजर्वेटिवली लोग इन्फोर्स डोमिनेंट आइडियोलॉजीज रादर देन चैलेंज देम। यानी बहुत सारे लोग एजुकेटेड होते हैं
लाइक आजकल लाइक यू नो द सुपरस्टिशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जो हमारे पेरेंट्स से आता है, आर दे नॉट एजुकेटेड? क्या उनको नहीं पता कि ये सुपरस्टिशन मतलब 100% सही नहीं है, कि नहीं हो सकता, ये कोई ट्रूथ नहीं है इसके बिहाइंड, लेकिन फिर भी वो बिलीव करते हैं ना। तो वो बोलता है कि बहुत सारी जगहों में एजुकेशन मिलने के बाद भी लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होती। तो अगर चेंज नहीं होगी तो वो वही मेंटालिटी आगे जनरेशन को भी पास ऑन करेंगे, वो अच्छी चीज़ें पास ऑन करने की जगह पे बुरी चीज़ें पास ऑन कर देंगे। तो वही बात है। तो टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अगर हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेक्स्ट बुक्स में अच्छी चीज़ें होंगी अबाउट सोसाइटी, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट एवरीथिंग, तो हमारे बच्चे हर तरह से चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अगर बायस्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव होगा, बायस्ड यानी एक तरफा हिस्ट्री उनको बोली जाएगी, तो वो भी अंधों की तरह ही बिहेव करेंगे, राइट? वो उनको पता ही नहीं होगा कभी, they will not be able to deduce it themselves. So ये टेंशन क्या रिवील लाइक डिड्यूस इट themselves in the sense कि अगर हम बोलेंगे कि लेट्स से एक पार्ट बहुत अच्छा है, दूसरा पार्ट बहुत ही खराब है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्यों, तो बच्चा क्या सोचेगा कि नहीं ये पार्ट सही है, ये पार्ट गलत है। वो कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं, हम उसको क्वेश्चन करने दे ही नहीं रहे हैं। तो हम उसको सेफ स्पेस नहीं दे रहे हैं कि जगह वो जहाँ पे अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। तो ये टेंशन क्या रिवील करता है कि दैट एजुकेशन सिर्फ अकेले सोशल चेंज नहीं कर सकता, उसके साथ साथ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो उस चीज़ को करने में हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द मॉडर्नाइज सोसाइटी एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। तो मॉडर्नाइज्ड सोसाइटी का मतलब क्या है? तो हमारी सोसाइटी क्या कर रही है, धीरे धीरे ट्रेडिशनल फॉर्म से, अग्रेरियन स्ट्रक्चर से, अग्रेरियन यानी ऐसी सोसाइटी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, हम कहाँ मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देके जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन, जो सिर्फ हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे वैल्यूज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड व्यू पर भी डिपेंड करती है, राइट? व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका मॉडर्नाइजेशन का फ़र्क हमको सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी से नहीं मिलेगा, हमको किससे मिलेगा, हमारे वैल्यू से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड व्यू से। एग्जांपल मैं दूंगी अगर, तो मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में बोला जाता है कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, फार्मर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड। क्यों? वाई आर वी डूइंग दैट? हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़ रहा। क्यों? वाई आर द रिच गेटिंग रिचर एंड द पोअर गेटिंग पोअरर? सोसाइटी में आज भी कास्टिज्म जैसी चीज़ें क्यों हैं? हमारा वर्ल्ड व्यू इज बिकमिंग वेरी कैपिटलिस्टिक डे बाय डे। हमारे अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि आरावली हिल्स को काट दिया जाएगा, फिर अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा एरिया उसको साफ कर दिया जाएगा, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, फॉर व्हाट, for the Great Nicobar project. So this is showing our worldview that we are leaning towards capitalism. तो हमको हमारा बायोडाइवर्सिटी नष्ट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या ये सच में मॉडर्नाइजेशन है? अगर आपके पास अच्छा जगह नहीं होगा जहाँ पे आप सांस ले सको, अगर आपका पेड़ सब काटा जा रहा है फॉर एआई डेटा सेंटर्स, तो फाइनली व्हाट विल यू डू? लाइक क्या करोगे आप ऐसी मॉडर्नाइजेशन का अगर आपका लिविंग इज डिस्ट्रॉयड, राइट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि जो मॉडर्नाइजेशन हम देख रहे हैं उसका सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अगर हमारा बढ़ गया इन सब चीज़ों से, तो वो मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाएगा। मॉडर्नाइजेशन हमको किससे पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी की वैल्यू कैसी है, उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है एंड वर्ल्ड व्यू कैसा है। अगर हमारा वर्ल्ड व्यू शुड हैव बीन मोर ऑन डेवलपिंग आवर करंट रिसोर्सेज, मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली नष्ट कर दो, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दो, लोगों को हैम्पर करो, वो सब नहीं होता। सोशियोलॉजिस्ट एलेक्स इंगल्स बोलते हैं कि दैट through his influential study of individual modernity, identified specific psychological and attitudinal traits that characterized modernized individual, including openness to new experience and belief in education, in belief इन पर्सनल एफिकेसी। बिग बिग वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है कि दैट हमारा जो इंडिविजुअल मॉडर्निटी है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल और एटीट्यूड ट्रेट से हमको पता चलता है कि हम एक्चुअली में मॉडर्नाइज हुए हैं या नहीं। मैं बोल रही हूँ कि दैट मैं मॉडर्न पर्सन हूँ, लेकिन आई जज पीपल व्हेन दे वेयर द क्लोथ्स दैट दे वांट, आई जज पीपल व्हेन दे गेट अ टैटू, आई जज पीपल व्हेन दे गेट अ पियर्सिंग, आई जज पीपल इफ दे वांट टू live alone and not get married. I judge people on the basis of their caste. I judge people on the basis of the color of their skin. Am I modernized? Is this modern thinking? नहीं।
तो मॉडर्न थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि दैट आपको खुद को एक्सपीरियंसेस के लिए भी, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए भी अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। एंड बिलीव इन पर्सनल एफिकेसी, तो बिलीव इन पर्सनल एफिकेसी का मतलब क्या होता है, like you have to believe in the fact that individuals who are around you, they are entitled to their own personal opinion, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी जिंदगी है, and we are nobody to question it। तो पर्सनल एफिकेसी का मतलब ये होता है कि दैट आपका एबिलिटी टू डू अ टास्क ऑन योर ओन, और टू हैंडल अ सिचुएशन ऑन योर ओन, या फिर टू मैनेज लाइक सक्सेस और encouragement, गुड फीलिंग्स, आप काम हो, आप कैसे खुद को कंसल्ट करते हो, कैसे खुद को मैनेज करते हो, कैसे सोसाइटी में जो कि प्लूरलिस्टिक है। प्लूरलिस्टिक यानी इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इफ़ यू आर जजमेंटल देन यू आर नॉट मॉडर्नाइज्ड। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, हमारा सोसाइटी में जो ट्रांजिशन हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अलाइक, लाइक एजुकेशन हमको हेल्प कर रहा है ये सारा गैप्स को बंद करने के लिए, जो पहले एग्जिस्ट करता था, जो हमको एक ही नज़रिए से सीखना बोलता था। लाइक फॉर एग्जांपल, बच्चे क्या करते थे, टीचर के नज़रिए को कॉपी कर लेते थे। लेकिन आज का एजुकेशन चेंज होके क्या है, बच्चे को मॉडर्न थिंकिंग सिखाता है, बच्चे को ऐसी आइडियोलॉजी सिखाता है जो शायद एक टाइम पे क्राइम होती। लाइक फॉर एग्जांपल, वुमेन हु आर ड्रीमिंग टू स्टडी नाउ, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे विल गेट अ लाइफ ऑफ देयर ओन, अपना घर बनाएंगे, वो एक टाइम पे प्लूरल मिथ, मतलब पूरा मिथ था। क्या बोलते थे कि तुम लड़की हो, तुमको शादी करके जानी पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी उसी में सीमित है ना। तो education was regarded as the primary mechanism through which societies prepared their members to meet these demands। यानी हमारी एजुकेशन, हमारे पहले कैसे थे कि एक सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन हम ले डाउन कर देंगे, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सबको चलना है। अगर कोई नहीं चलता है तो वो एक आइडियल मेंबर नहीं है, वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो सकता। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग जितना नहीं बोलेंगे, मैं एक इंसान उतना बोल लेता हूँ। सो एजुकेशन क्या है, इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच सोसाइटी इज प्रिपेयर। तो एजुकेशन क्या बोलता है उसको, कि वो एक ऐसा नज़रिया है जिससे लोग क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करते हैं, अपने सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट हमारी जो सोसाइटी है अगर वो एक तरफा थिंकिंग वाली हुई, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो हमको मॉडर्न डिमांड, यानी मॉडर्न दुनिया के हिसाब से हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस जैसे जिससे ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है, ट्रांसफॉर्म होती है टू कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस रैशनली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, टिपिकली इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग ओवर ट्रेडिशनल एंड प्योरली कस्टमरी अथॉरिटी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी खुद को एक ऐसी सोसाइटी में जो कि कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जो रैशनली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है। रैशनली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी यानी आप जो हमारे सोसाइटी में देख रहे हो कास्ट सिस्टम, वो एक रैशनल चीज़ नहीं है, वो एक्चुअली में एक लॉजिकल चीज़ नहीं है। इट हैज़ बिन इम्पोज्ड एजेस बाय एजेस, इट हैज़ बिन इम्पोज्ड रादर ऑन पीपल फॉर नो रीज़न। तो ये गलत चीज़ है, ये रैशनली ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं है। वुमेन को पीछे रखा जाएगा, ये एक रैशनली ऑर्गेनाइज सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एक रैशनली ऑर्गेनाइज, लॉजिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी क्या बोलेगी कि हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल दर्जा मिलेगा, उन सबको राइट्स होगा अपना एजुकेशन प्राप्त करने का, लाइफ जीने का, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स होगा। तो टिपिकली इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, तो ये सारा जो चेंजेस आएगा वो कैसे आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से और कैसे आएगा, अर्बनाइजेशन से आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा तो लोग क्या करते थे, जो लोग गांव से थे वो लोग शहर आना चालू कर दिए, क्योंकि शहर में काम मिलना शुरू हुआ था। तो जब काम मिलना शहर में शुरू हुआ था, वहाँ पे लोग जो ट्रैवल करके आ रहे थे, पहले वुमेन क्या करते थे, गाँव में घर पे काम करते थे। लेकिन जब वो बाहर आए यानी शहर में आए, तब उनको भी काम करने का मौका मिला। दो उनको उनके मेल काउंटर पार्ट से सेम काम के लिए कम पैसे मिलते थे, लेकिन उनको काम करने का पैसा मतलब मिला, फैक्ट्रीज में उनको जॉब्स मिला। तो वो एक तरह से देखा जाए तो उनके प्रीवियस कंडीशन के कंपैरिजन में वो एक डेवलपमेंट था। अर्बनाइजेशन, जब आप गांव से अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हो तो आपको
ऑल ऑफ अ सडन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बेटर होती है, हेल्थ केयर बेटर होता है, सब बेटर होता है। शिफ्ट टुवर्ड्स साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग, तो हमको साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग पे बिलीव करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसका कोई लॉजिक है, बिना लॉजिक की, जैसी सुपरस्टिशियस चीज़ें हो गई, फिर हमारे सोसाइटी में जो धर्म के आधार पर आधारित जो खराब चीज़ें, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, या फिर हमारा जो सती प्रथा हो गया, तो ये सब चीज़ें हमको बिलीव नहीं करनी है। हमको साइंटिफिक और रैशनल थिंकिंग के ऊपर फोकस करना है, और हमारी इम्पोर्टेंस यही रहेगी कि हमारी थिंकिंग साइंटिफिक हो, रैशनल थिंकिंग हो, क्या नहीं हो, ट्रेडिशनल नहीं हो, जो हमारे पुराने टाइम के, पुराने ज़माने के जो ख़यालात हैं वो ना रहे, और प्योरली कस्टमरी अथॉरिटी यानी जो हमारे घर में फादर होंगे, पेट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली, हमारे घर में फादर हैं, फादर हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, वो जो बोलेंगे वही होगा। वुमेन को जल्दी शादी करा दी जाएगी, घर में लड़कियों का वेलकम अच्छे से नहीं किया जाएगा, लड़कों का वेलकम बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। डिस्पैरिटी बढ़ेगी, वो जो भेदभाव था घर पे ही शुरू होता है ना लड़कियों का, वो भेदभाव हो गया, या फिर कोई भी भेदभाव हो, वो नहीं रहना चाहिए। तो कस्टमरी क्यों? क्योंकि ये कस्टम होके बहुत सारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि हम उसको चेंज करें। It is distinct from mere westernization, as modernization can occur while retaining distinct in cultural identity, as seen in Japan's modernization while preserving core cultural tradition. तो बहुत लोग अभी क्या करते हैं, जापान की जो एनिमे होती है वो बहुत ही फेमस है, लोग उसको देखते हैं, जापान में अपने लैंग्वेज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। वहाँ पे पीपल स्पीक जापानीज along with English, but they give primary importance to Japanese. Students from all over Japan study their books, textbooks, everything in Japanese only. तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग सोचते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन अगर हमारा हो गया, वेस्ट की जैसी थिंकिंग हो गई, तो हम मॉडर्न हो गए। नहीं, एक जगह पे आप कंसिडर कर सकते हो कि वेस्ट की थिंकिंग मॉडर्न है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए हम हमारा मॉडर्नाइजेशन करें, और हमको कंप्लीट वेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। वेस्ट के चक्करों में क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि आपने अभी रिसेंटली इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रेंड्स देखे होंगे, जैसे स्कैंडिनेवियन स्कार्फ ट्रेंड, फिर बोहेमियन एस्थेटिक, फिर बैंगल एस्थेटिक, ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर को बिलोंग करती है। देयर वॉज दिस वन रिसेंट आउटरीच कि पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल बेचे 1.5 लाख में। तो कोल्हापुरी चप्पल इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ इंडिया, वहाँ पे कोल्हापुर में ये सारे चप्पल बनते हैं। वहाँ से चुरा के उन्होंने अपने साइट पे वो अपलोड किया, डिज़ाइन में अपलोड किया। और ये बात सरकास्टिक क्यों है? क्योंकि वो बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट पीपल, हम मतलब दे लुक डाउन ऑन एशियन कम्युनिटीज, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल, दे लुक डाउन ऑन अस। वो हमको क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, व्हाट आर वी टू देम, हम वी आर पिछड़ा जाति, पिछड़ा कम्युनिटी, पीपल हु आर बैकवर्ड, दे कंसिडर अस टू बी बैकवर्ड। तो आप बोलते हो कि बैकवर्ड हैं, इनका मतलब कोई कल्चर नहीं है, मतलब अनसिविलाइज्ड हैं, सैवेजेस हैं, लेकिन आप हमारा ही कल्चर चोरी करके उसको थोड़ा अपग्रेड करके अपने जगह पे, अपने वेबसाइट पे डालते हो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों के मन में। जापान ने ये करके दिखाया कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, राइट? सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स which we should be doing too. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्नाइज सोसाइटी, तो हमारी एक मॉडर्न सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रैशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक, डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली। ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, तो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें डिविजन्स ऑफ लेबर रिक्वायरिंग स्पेशलाइज स्किल, अनलाइक वेयर ऑक्यूपेशन है हेरिडिटरी एंड अनडिफरेंशिएटेड। अच्छा, तो कास्ट सिस्टम का ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि दैट उनके फादर का जो भी काम होगा वो बच्चे उसी काम को इनहेरिट करके करते थे। अगर उनके पापा एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे तो उनका काम जनरेशन वाइज बच्चे करेंगे। आज के टाइम पे ये चीज़ अगर कोई बच्चा करता है, अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाता है, तो वो उसका चॉइस होना चाहिए, ना कि मैंडेटरी कर दे हम उसको कि तुम यही काम करने के लिए पैदा हुए हो और तुम किसी काम के लिए केपेबल ही नहीं हो। तो पुराने समय के हिसाब से आज टाइम बहुत ही चेंज हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारा जो जॉब रिक्वायरमेंट है हर फील्ड में बहुत ही डाइवर्स हो चुकी है। तो अभी लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो भी काम वो कर सकते हैं वो उस काम को करते हैं। तो ऑक्यूपेशन अभी डिफरेंट हो गया, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो डिफरेंट होता था, डिफरेंट क्या डिफर किया गया था हमारा कास्ट सिस्टम को, वो अभी रेलेवेंट और नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी इंसान लाइक अशूद्र कम्युनिटी का लोग जो बोलते हैं ना, शूद्र वगैरह, या फिर रिजर्व्ड कास्ट के लोग जो इनको खराब वे में ट्रीट करते हैं कि तुम लोग यही करने के लिए पैदा हुए हो, बिकॉज ऑफ आवर मॉडर्न थिंकिंग, बिकॉज ऑफ द राइट्स गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन दैट दे हैव रिसीव्ड, दे कैन अचीव हायर एजुकेशन, दे कैन अचीव हायर जॉब्स। करने नहीं दिया चाहता आज भी, वो अलग बात है, लेकिन दे कैन, मेनी पीपल आर अचीविंग थिंग्स बिकॉज ऑफ
This despite having to struggle all the time. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्ट कर रही है गांव से एग्रीकल्चर से टुवर्ड्स अर्बन इंडस्ट्रियल और सर्विस बेस्ड सेंटर। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो होता है व्हाट the income that we get is from the tertiary sector only, that is our service sector। तो सर्विस बेस्ड सेंटर में यानी कॉर्पोरेट में जो भी है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो काम जाके कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारा जो गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, सोशल वेलफेयर है, that is now managed through formal bureaucratic institution rather than informal kinship और community based arrangement। पहले के टाइम में क्या होता था कि दैट हमारा जो सिस्टम था, बहुत सारा सिस्टम था, that was determined by your community and that was determined by your caste, okay। now no one could have even imagined कि कोई शूद्र कम्युनिटी का इंसान जाके कोई जगह को लेकिन वो रूल कर रहा है या फिर कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते पास्ट में, लेकिन एंट्री तक एक्सेप्ट नहीं करते, पूजा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज क्या हुआ है, वो सब चेंज हो चुका है। आज हमारी जो गवर्नमेंट है, आज हमारा जो सोसाइटी है, वहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल यू नो मिलता है कि वो अपने काम को खुद से कर सके। और हमारा जो सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, दैट इज आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी हैं, वो कौन है, वो हर कम्युनिटी के लोगों से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट से, हर कम्युनिटी से, हर कास्ट से, हर सारे लोग, एवरीवन एवरीवन, डज नॉट मैटर देयर लैंग्वेज, मतलब रिलीजन डज नॉट मैटर, उनका क्या क्या है, ऑल ऑफ देम कैन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल सिस्टम है जहाँ पे इलेक्टो के लोग जाते हैं, फिर उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी मेंटेन होती है। तो इधर पूरा ऐसा राजा का बेटा राजा होगा, ये वाला सिस्टम और नहीं चल रहा है कि कम्युनिटी हमारी, लाइक ये कम्युनिटी के हाथ में पावर है, तो जो वो जो बोलेगा वही होगा, वो नहीं हो रहा। और देन क्या है, इंडिविजुअल मोबिलिटी एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन, ऑब्वियसली। तो इंडिविजुअल मोबिलिटी क्या होती है कि दैट एक बच्चा अगर लाइक उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था पढ़ने के लिए, लेकिन उसने मेहनत करके जैसे तैसे करके एडवर्सिटी के बाद भी पढ़ाई करके अच्छा पैसा कमाया, तो वो क्या कर पाएगा, अपने फैमिली को सोशली मोबिलाइज कर पाएगा, यानी दे कैन मूव फ्रॉम देयर करंट सिचुएशन टू द बेटर सिचुएशन। तो वो जो मूव किया अपने लोअर सिचुएशन से हायर सिचुएशन तक, लोअर इनकम ग्रुप से हायर इनकम ग्रुप तक गया, दैट इज कॉल्ड एज सोशल मोबिलाइजेशन। कास्ट के बेसिस पर भी सोशल मोबिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो जिससे आपको अपने अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो वांटेड, आपको जो चाहिए थी, तो आप वैसे भी सोशली मोबिलाइज खुद को कर सकते हो, राइट। तो आजकल हमको एजुकेशन और मेरिट के चीज़ पे, इंडिविजुअल अचीवमेंट के बेसिस पे चीज़ें होने लगी हैं, रादर दैन बर्थ और कास्ट। पहले क्या किया था, बर्थ और कास्ट के बेसिस पे सबको सब मिलता था, लेकिन अभी एजुकेशन और मेरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ओपननेस टू चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम टीचर आ रहे हैं, अभी हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो अभी की न्यू टेक्नोलॉजी है एआई। द मोर वी ग्रो देयर विल बी मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट विल बी coming, and there will be new things to try। Education is not how it was 50 years ago, neither it will be the same after 50 years। As teachers we should be open to change, हमको accommodate करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, इंडिविजुअल के हिसाब से भी। आज भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि वेमेन पढ़े, आगे बढ़े, वेमेन की राइट्स उनको मिले। बहुत लोग होते हैं, दे सिंपली वांट कोई नौकरानी मिल जाए, डाउरी सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है, कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा काम है कि एजुकेशन की लाइट से हम क्या करें, ऐसे प्रॉब्लम्स को मिटाएं, दूर करें। अडेप्टिव डिमांड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अडाप्टिव डिमांड्स क्या है, तो मॉडर्नाइजेशन डज नॉट ऑकर विदाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक अडेप्टेशन। तो वो बोल रहा है कि दैट एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मन से हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमको अडेप्टेशन का प्रेशर नहीं है, अडेप्ट करने का हमारे सर पे प्रेशर नहीं आएगा, अगर हमको लाइक मॉडर्नाइजेशन अगर नहीं होगा, अगर हम लोगों के ऊपर ये बात ना डालें, ये पुश ना करें कि चेंज इज रिक्वायर्ड, राइट। सिंपली बताऊं तो मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप आएगा अगर लोगों की दिमागी हालत, लोगों का मेंटालिटी चेंज होगा तो। अगर लोगों का मेंटालिटी चेंज नहीं होगा, अगर सोसाइटी चेंज नहीं होगा, तो कभी भी मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि दैट हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे जो सती प्रथा को रोके, आप सोचो कि वो लोग अगर कभी अग्री ही नहीं करते कि सती प्रथा एक ख़राब चीज़ है, तो वो
कभी भी बंद ही नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो वो बंद क्यों हुआ? मॉडर्नाइजेशन के कारण हुआ, एजुकेशन के कारण हुआ, सोशल रिफॉर्मर के कारण हुआ। और वो तो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। तो फिर लोगों ने यूनानिमसली क्यों नहीं डिसीजन लिया कि ये खराब चीज़ है, किसी को इंसान को जिंदा जलाना ठीक नहीं है, हम उसको रोक देते हैं? ये कोई बोलने की बात है? एक जिंदा इंसान को आप आग में ढकेल दे रहे हो, लेकिन आपको उसमें भी पीपल पुट अप अ फाइट अबाउट इट कि क्यों, ये तो हमारा कल्चर है, हम इसको बंद क्यों करें? ये कहाँ की बात हुई? सोचो, दिमाग लगाओ, ये कहाँ की बात हुई? तो ये जो चीज़ है, ये अडेप्टेशन, लोगों ने जो अडेप्ट किया खुद को ये सारी चीज़ें बंद करवा के, क्यों किया? बहुत ही प्रेशर पड़ा उनके ऊपर। सोशली प्रेशर पड़ा, साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ा, इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा। लोगों ने पूछा कि क्यों, क्यों तुमको लगता है कि एक इंसान को जला देना बहुत ही अच्छी बात है? दिस इज हाउ द चेंज ऑकर्स। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। दिस यू हैव टू क्वेश्चन थिंग्स अराउंड योर सेल्फ, तभी जाके तुम डाइजेस्ट कर पाओगे कोई भी चेंज को। तो वो वही बोलते हैं कि दैट हमारे यहाँ पे चेंज इम्पॉसिबल है अगर प्रेशर ना पड़े तो। क्योंकि अगर आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा तो आप बोलोगे हाँ, मैंने मेरा जैसा मेंटालिटी है मैं उसको वैसे ही रखूंगा। तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली अपने सराउंडिंग के आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर भी वही प्रेशर डालोगे। अगर एक इंसान को, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलों कि कल मर्डर कर दो किसी को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको 7 खून माफ है, लोग मर्डर करते जाएंगे, लोगों का मतलब लाश से बिक जाएंगे ऐसे पूरा। बिकॉज पीपल विल डू दैट, दैट इज हाउ दे आर। बट डज दैट मीन कि दैट हमारे सोसाइटी में सारे लोग खराब है? नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अक्वेंट करते हैं। स्किल एंड नॉलेज अडेप्टेशन, तो हमको क्या करना है इवेंचुअली, जैसे मैंने बताया, एज टीचर्स वी विल हैव टू अडाप्ट आवरसेल्व्स टू न्यू नॉलेज एज इट कम्स। न्यू न्यू टेक्निक्स के साथ हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। वैल्यू एंड एटीट्यूडनल अडेप्टेशन, तो अगर हमारा एक ट्रेडिशनल बाउंड वर्ल्ड व्यू होगा, ट्रेडिशन बाउंड वर्ल्ड व्यू यानी हमने हर टाइम पे दुनिया को एक ही नज़रिए से देखना चाहा है और हम सोचेंगे कि हाँ वही नज़रिया ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो डाउरी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है। अगर मेरी ट्रेडिशनल थिंकिंग रही तो मैं अपने बच्चों को, जिनको मैं पढ़ाऊंगी, मैं उनको भी वही पास ऑन करूंगी ना। तो ये तो खराब चीज़ हुई। तो ये क्या आएगा, हमको वैल्यू और एटीट्यूड के हिसाब से भी खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो हमारे वैल्यूज हमको चेंज करने पड़ेंगे, राइट? तो रूरल कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है, इलनेस को भाग्य की तरह ना देख के वो मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड अफोर्ड तो नहीं कर पाते बहुत लोग, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं। पहले क्या किया जाता था, तो ये हमारा जो रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ मासेस, ये एक लाइन था कार्ल मार्क्स का। क्या इसका मतलब क्या है कि दैट धर्म जो है अफीम है, किसके लिए? लोगों के लिए। अगर उनको कोई ऑप्रेस कर रहा है, अगर उनको कोई ऑप्रेस कर रहा है, यानी लेट्स से कोई भी रिच आदमी उनको उनका पैसा नहीं दे रहा है, उनको मारता पीटता है, कि लोग जो लोअर कास्ट है उनको जो मारते पीटते हैं वो सब बोलते हैं कि तुम नीची जाति के हो इसलिए तुमको मारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। दिस इज हाईली रॉन्ग। बिकॉज हमारा धर्म, हमारा, तुम जो धर्म की आड़ में आके लोगों को टॉर्चर कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है। ये तुम्हारा खुद का एटीट्यूड खराब है, तुम्हारा खुद का वैल्यू ठीक नहीं है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट, राइट? what we have to do is that we have to see कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, क्या ये किसी को हैम्पर कर रही है? अगर ये हैम्पर कर रही है तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। दिस इज द क्वेश्चन दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम यू योरसेल्फ। तो वैल्यू और एटीट्यूड हमको सबके तरफ पॉजिटिव रखना पड़ेगा और हमको बेटर चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर हम किसी गरीब आदमी को बोले कि दर तुम्हारा भाग्य खराब था इसलिए तुमको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है बिकॉज ऑफ योर कास्ट, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान तुमको अगले जन्म में अच्छे धर्म में, अच्छी जाति में देंगे, जन्म करेंगे, ये क्या है? वो आदमी ऑप्रेस करेगा ही क्यों? हु इज ही टू ऑप्रेस? ये प्रश्न आता है ना, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूछना। तो ये पूछना हमको कौन सिखाएगा? हमको पूछना मॉडर्नाइजेशन सिखाएगा, हमको पूछना एजुकेशन सिखाएगा। सोशल रिलेशनशिप अडाप्टेशन, तो सोशल रिलेशनशिप क्या है? पहले ना ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, हमारा ना पूरा गांव वगैरह ऐसे पूरा ग्रुप में लोग रहते थे। लेकिन अभी लोग क्या हो रहे हैं, बहुत इंडिविजुअलाइज्ड हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली अरेंजमेंट हो रहा है। जब लोग, मतलब अर्बन माइग्रेशन, मतलब कॉन्टेक्स्ट, यानी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज को मूव कर जा रहे हैं ताकि वहाँ पे भी उनको वो सारी चीज़ें मिल सके, वो जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके और वो ग्रास्प कर सके। फिर क्या है? इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशन। इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? जो लोकल गवर्नेंस है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मस्ट डेवलप टू द कैपेसिटी टू मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मलाइज सिस्टम सच एज पंचायत, अडेप्टिंग टू डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एंड ई गवर्नेंस सिस्टम। तो हम बहुत सारे टाइम से एक चीज़ को एक ही तरह करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरह से चलना ठीक है। हमको ओवर द टाइम चेंज करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हम देखें तो हमारा इंस्टीट्यूशन क्या है? Like if I would give it as an example,
हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्या है ना, पहले टाइम पे सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग में एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, दैट वाज इट। लेकिन आज के टाइम पे क्या स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लैपटॉप है, जिससे आप बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करा सकते हो। जस्ट बिकॉज द ओल्ड फार्मूला वाज वर्किंग वेल डिड नॉट मीन दैट कि उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसमें अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल अडेप्टेशन टू मॉडर्नाइजेशन। हमारी जो एआई है, हम एआई से क्वेश्चन पेपर वर्कशीट्स बना सकते हैं बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, अनलिमिटेड बना सकते हैं, दैट टू फॉर फ्री। राइट, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, लाइक लेट्स से कोई बच्चा है जो ज़्यादा बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा फॉर सम रीज़न, पैसा नहीं होता ना, 500-600 आता है एक बुक, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, एआई के हेल्प से वर्कशीट बना के उसको दे सकते हो, वो उससे पढ़ सकता है। राइट, तो अगर हम उसको एक हेल्प की तरह यूज़ करें, यू नो गुड सोशल चेंज की तरह यूज़ करें, तो वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको इंस्टीट्यूशन वाइज उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उसके साथ साथ हमको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पंचायत में डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ई गवर्नेंस सिस्टम वहाँ पे भी अब मतलब अवेलेबल हो गाँव में भी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशन क्या रोल है, एजुकेशन का कुछ तो रोल होगा ये डिमांड्स को मीट करने के लिए। तो डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, एवरीवन नोज, प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल एंड टेक्निकल स्किल। हाँ सही बात है, हमको बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी देना पड़ेगा अगर उनको टेक्निकल ट्रेड्स जानना है तो। इफ़ दे आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, उनका एक डिग्री सिर्फ काम नहीं करेगा, उनको स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे। फॉस्टरिंग अचीवमेंट ओरिएंटेशन, हमको मेरिट बेस्ड सिस्टम को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए स्कूल्स में, एफर्ट और एबिलिटी को ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर दैन लाइक बर्थ सिस्टम कि बर्थ स्टेटस से कि लाइक ये बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा क्योंकि ये इस कास्ट से है, ये बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इसे इस कास्ट से नहीं है, ये बच्चा पढ़ पाएगा इनके मम्मी पापा के पास पैसा है, ये बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि इनके मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है। ये माइंडसेट बना देना और लोगों को उसी नज़रिए से देखना एक बहुत ही गलत बात है। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोगों के अंदर के अचीवमेंट को लाइक एबिलिटी को बाहर निकाल सके और उससे उनका आउटकम डिटरमाइन होगा। लेकिन अगर मैंने एक बच्चे के ऊपर मेहनत नहीं करी है तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने किया होगा तो अच्छा आउटकम होगा, जो कि धीरे धीरे क्या करेगा, सोशल मोबिलिटी में हेल्प करेगा, दैट विल रीशेप सोशल मोबिलिटी एक्सपेक्टेशंस। रीशेप सोशल मोबिलिटी एक्सपेक्टेशन यानी अगर पढ़ लिख लेगा तो वो अपने फैमिली को भी डेवलप करा पाएगा, अपलिफ्ट करा पाएगा। बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल लिटरेसी, तो बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल लिटरेसी का मतलब क्या है, सिविक एंड लीगल एजुकेशन लोगों को हेल्प करेगा मॉडर्न सिचुएशंस को समझने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर टीचर बच्चों को समझाएंगे कि गवर्नमेंट चलता कैसा है और गवर्नमेंट के क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे हमको स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया था ओरिएंटेशन के टाइम पे, ये सब क्या है, हमारा हमको नॉलेज दे रहा है कि हमारे पास पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या व्हाट वी कैन डू। बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन विद कल्चरल कंटिन्यूटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको इंश्योर करना है कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल आर्ट है, ये सारी चीज़ें गायब ना हो जाए, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने रूट्स ना भूल जाएं। मॉडर्नाइजेशन को साथ में चलना होगा कल्चर के साथ। क्रिटिकल एवेल्युएशन, इट्स वेरी इजी, सेम थिंग है, दिस इज द कंक्लूजन।